अगले वक्तव्य के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, उन्होंने नेहू शिलांग से मैथिली और खासी लोक कथाओं में स्त्री पर एमफिल किया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय से पूर्वोत्तर की लोक कथाओं में जेंडर पर पीएचडी की है। वर्तमान में तिब्बती साहित्यिक स्रोतों की रूपरेखा प्रोजेक्ट के शोधार्थी हैं। इंटरसेक्शनल ट्राइबल नारीवाद के माध्यम से अध्ययन और विमर्श की आवश्यकता पर जोर है। मैं सेतु कुमार वर्मा जी, शोधार्थी हिंदी विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय से विनम्र आग्रह करता हूं कि अपने विषय औपनिवेशिक शासन और पूर्वोत्तर भारत पर अपनी बात रखें। सेतु कुमार वर्मा जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा जो विषय है वो है पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक उपनिवेशवाद, कल्चरल कोलोनियलिज्म इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो जब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से जो लिखित साहित्य है उसको अंग्रेजों ने, ब्रिटिश हुकूमत ने बैन करना शुरू किया, उसके पे सेंसरशिप लगाना शुरू किया, उस पर केंद्रित है। लेकिन उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट जो लोक संस्कृति के ऊपर जो नियंत्रण अंग्रेजों ने करने की कोशिश की, उसको भी ये उसको भी ये कवर कर रहा है। और मेरा भी जो प्रोजेक्ट, मेरा जो विषय है उससे जुड़ा हुआ ही है कि किस तरीके से प्रतिबंध का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आप कोई कानून लाकर किसी किताब या किसी लेख या किसी पोस्टर को बैन कर दें। प्रतिबंध कई बार सांस्कृतिक रूप से होता है। आपके जीने के तरीके के ऊपर नियंत्रण लोग स्थापित करते हैं। आप किस तरीके से सोचते हैं, आप किस तरीके से सैकड़ों हजारों साल से जीते आ रहे हैं, उसकी लेजिटिमेसी को वो खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपको बताते हैं कि आप असभ्य हैं, आप सही नहीं हैं, आपकी जो परंपरा है वो गलत है, आपके जीने का तरीका जो है वो गलत है। और इस तरह से करके एक मानसिक दास्ता जो है वो की स्थिति को लाते हैं। और उसके बाद लोग अपने ऊपर, अपनी अस्मिता के ऊपर, अपनी परंपरा के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। और उन्हें जो ये आक्रमणकारी ताकतवर जातियां हैं या कम्युनिटीज हैं, वो उनके तरह बनने की कोशिश कर लेते हैं। और ये मानसिक दास्ता एक ऐसी, और ये जो कल्चरल कोलोनियलिज्म है, सांस्कृतिक उपनिवेशवाद है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो उनके शासन के खत्म होने से खत्म नहीं होता, वो चलता जाता है, दशकों तक, सदियों तक चलता जाता है। और आज जब लोग समझ रहे हैं, जो आदिवासी ट्राइबल समुदायों के शोधार्थी सामने आ रहे हैं, वो अब डीकोलोनाइज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम इस सोच को तोड़ेंगे, इस प्रक्रिया को तोड़ेंगे। तो मैं पूर्वोत्तर पे जाने से पहले इस प्रस्तुति की थोड़ी पृष्ठभूमि साफ करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये जो मेरा काम है वो पूर्वोत्तर के ट्राइबल समुदायों से संबंधित है। मैं जो गैर आदिवासी समुदाय है उसको केंद्रित नहीं कर रहा हूँ। और अगर मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मैं पूर्वोत्तर का नहीं हूँ और मैं ट्राइबल नहीं हूँ। पूर्वोत्तर से शोध का रिश्ता रहा है, अध्ययन का रिश्ता रहा है मेरा। पूर्वोत्तर के जो ट्राइबल समुदाय हैं उनकी जिंदगी और उनकी संस्कृति वाचिक परंपरा के ऊपर है। वो लिपि उनके पास नहीं थी, वो वाचिक परंपरा से, और बहुत बहुत समृद्ध वाचिक परंपरा। हर एक सवाल के लिए उनके पास आपको लोक कथाएं मिल जाएंगी, मिथक मिल जाएंगे। धरती का जन्म कैसे हुआ, ये कैसे करते हैं। उनके समाज में जो अगर कोई किसी तरीके का नियम है कि जमीन किसके पास होगी, संपत्ति किसके पास होगी, सब चीज के लिए लोक कथाएं, मिथक उपलब्ध हैं। और ये साबित करता है कि उनकी जो लोक संस्कृति कितनी समृद्ध रही है। और उसके आधार पर वो एक इगैलिटेरियन, एक बराबरी समाज, एक बराबरी सी व्यवस्था को वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बराबरी ही थी, लेकिन बहुत हद तक अगर दूसरे समाजों से कंपेयर करें तो बहुत हद तक बराबरी की स्थिति को पाने की वो कोशिश करते हैं। पूर्वोत्तर के इन समाजों पे अगर हम देखें तो बहुत, मतलब जो भारत की जो शेष भारत के जो जितने भी शासक रहे वो उनके ऊपर कभी शासन कर नहीं पाए। और बहुत ही आजाद कौम है ये। अधिकांश जो ट्राइबल समुदाय बहुत आजाद कौम है, किसी के नियंत्रण में नहीं रहे, कभी भी नहीं रहे। और आज भी अगर
कोई उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करता है तो उसी रूप से वो सामने आते हैं कि हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने 1826 में 1826 में बर्मा को हराया, और बर्मा की हार एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिघटना है पूर्वोत्तर के संबंध में। और वहाँ बर्मा की हार के बाद ट्रीटी ऑफ वाडांगो होता है, जिसमें वहाँ पे संधि होती है, बर्मा को हार स्वीकार करवाया जाता है और कहा जाता है कि अब आप ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हैं और पूर्वोत्तर के जो जितने एरिया पे उनका अधिकार था उससे उसका नियंत्रण खत्म कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ इसी समय कैप्टन जेनकिंस नाम के एक अधिकारी ने चिट्ठी पत्र लिखा लंदन मिशनरी सोसाइटी को, कहा कि ये लोग, और बहुत अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही क्रोध आएगा कि किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये अंग्रेज अधिकारी हो, मिशनरीज हो, और इवन के एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उस समय के, वो भी बुरी तरीके से उपनिवेशिक मानसिकता से ग्रसित थे। वो यहाँ के समाजों को असभ्य बताते थे, खुली रूप से असभ्य बताते थे और कहते थे कि इनको सिविलाइज करने की जिम्मेदारी हमारी है, इनको सांस्कृतिक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो कैप्टन जेनकिंस ने लिखा लंदन मिशनरी सोसाइटी को कि इस जगह पे हमारा शासन सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम मिशनरी इंटरवेंशन करें, यहाँ पे मिशनरी को बुलाएं और सांस्कृतिक रूप से इनको टेम किया जाए, यानी कि शांत किया जाए। और ये भी लिखा कि ये लोग कभी किसी के अधीन नहीं रहे हैं, ना ही पुराने हिंदू राजाओं के, ना ही ब्रिटिश हुकूमत क्वीन के अंदर में रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मिशनरी यहाँ आए, इंटरवेन करे, यहाँ के लोगों को सिविलाइज करे और अपने तरीके का बनाए, ताकि हमारा शासन आसानी से चलता रहे। लंदन मिशनरी सोसाइटी उस वक्त नहीं आ पाई और 1836 में 1836 में अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन पहली बार सदिया असम में आता है। अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन एक कहे तो वैसे तो अंग्रेज आते जाते रहे थे, लेकिन जो एक पूरे वेल एस्टैब्लिश्ड मिशनरी जो एक काम शुरू हुआ, ये अमेरिकन बैप्टिस्ट मिशन के सदिया के आने के बाद से हुआ। उन्होंने फिर वहाँ पे धर्म का प्रचार करना शुरू किया, उन्होंने बताया। और धर्म का प्रचार, देखिए एक खतरा है, मतलब जब हम धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो कई बार दक्षिणपंथी विचार भी उसी विरोध में आते हैं। तो मैं ये साफ करना चाहता हूँ कि मैं उस विचार को बिल्कुल सही नहीं मानता और जो नफरत के आधार पर स्थापित हो, लेकिन किसी की अस्मिता को लूट लेना उसके खिलाफ हूं मैं। किसी की अस्मिता, किसी को बताना कि तुम असभ्य हो और तब मेरे धर्म में आओगे तभी तुम सभ्य बनोगे, उस प्रैक्टिस को जो पहले हुई आई थी उस प्रैक्टिस के मैं खिलाफ हूँ। तो इन मिशनरी ने कहा कि तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारा धर्म खराब है, तुम्हारा प्रैक्टिस खराब है, और तुम हमारे साथ आओ, तुम हमारे धर्म में आओ, और उसके बाद हम तब तुम सिविलाइज होगे, तब तुम होगे। बहुत उनको विरोध का सामना करना पड़ा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अरुणाचल प्रदेश के आदि ट्राइब के बीच विलियमसन और ग्रेगरसन और विलियमसन गए, तो वहाँ पे एक आई थिंक वो गांव के प्रमुख थे शायद, मातुर जामो सॉरी। तो मातुर जामो को उन्होंने थोड़ी बेइज्जत किया, उन्होंने कुछ बोला होगा, कुछ खराब तरीके से सब समाज के सामने बोला, तो उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने रात में वो अपने दोस्त के साथ गए और उस दोनों जो ये ऑफिशियल थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, दोनों को मार दिया। अब उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अरे ये इस तरह से कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी फौज को भेजकर जाके बुरी तरीके से उन गांवों को जाड़ा और बहुत बुरी तरीके से दमन किया। और एंग्लो अबोर बार कहते हैं, आदि समुदाय को पहले अंग्रेज लोग अबोर बोलते थे। तो एंग्लो अबोर बार की शुरुआत हुई और बहुत लंबी लड़ाई के बाद जो है उनकी हार हुई। तो आसानी से मान नहीं रहे थे, ये लोग भी लड़ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो है ये मानसिक और सांस्कृतिक दास्ता की शुरुआत होती गई। जिन लोगों ने नया धर्म अपनाया उनको ये बताया गया कि जो भी लोग उस पुराने संस्कृति को पालन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो मैं साहित्य से इसको थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ कि लोक साहित्य किस तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है कि आदि समुदाय में अवाम कहते हैं, जो भी उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो लोक साहित्य के माध्यम से आती है। एक मिरी होते हैं जो होती हैं और होते हैं, पुरुष स्त्री दोनों होती है, जो उनके लोकगीतों का गायन करते हैं और उन लोकगीतों में उनकी पूरी कहानियां हैं। तो जो
और ये इन समुदाय के हर फेस्टिवल, जो मुख्य फेस्टिवल है शोलूम, उसमें गाया जाता है। उसका एक स्पेस होता है, उसकी एक परंपरा चली आती है जिसमें उनकी पूरी आइडेंटिटी छुपी हुई है। उन्होंने कहा कि तुम इसको नहीं करोगे, सोलूम नहीं करोगे। अगर सोलूम कोई नहीं करेगा तो जो उसकी पूरी ज्ञान परंपरा चली आ रही थी गीत के माध्यम से, लोकगीत, लोक कथाओं के माध्यम से, वो खत्म हो जाएगी। तो वही हुआ, वही हो रहा है धीरे धीरे। और अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी थी जिसको धीरे धीरे इन्होंने, अब जो शुरू में बात करना चाह रहा था मैं कि बैन किस तरीके से होता है। अगर आप एक कागज पे छाप दें कि आज से ये नहीं करोगे तो लोग विरोध करना शुरू करेंगे। अभी अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में हुआ कि उन्होंने एक कानून लाने की कोशिश की बीफ बैन का, तो लोग सड़कों पे आ गए, कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो हमारे खान पान का हिस्सा रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे लोग घर घर जाकर ये कहते हैं कि मत खाओ बीफ, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, तो लोगों के दिमाग में धीरे धीरे आता है और फिर उसको अपनाना शुरू कर देते हैं। इनका बहुत हद तक इसी तरीके से रहा कि इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो तमाम तरह की चीजें, उनके माध्यम से ये बोलना शुरू किया कि ये खराब है, ये खराब है, और लोगों ने धीरे धीरे अपनी संस्कृति को छोड़ना शुरू किया, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ना शुरू किया। अगर मैं कहूँ जैसे नागालैंड की बात करूं, तो नागा समुदाय की बात करूं, तो नागा समुदाय में राइस बियर बनाने की परंपरा थी। राइस बियर जो है चावल, फर्मेंटेड चावल से बनता है और उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है बहुत सारे समुदायों में। आदि समुदाय पे भी मैं जाऊंगा। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ नशे के लिए नहीं होता है। उन्होंने कहा कि ये राइस बियर, लोकल जो अल्कोहल है वो बैन होगा। ऐसा नहीं था कि वो शराब नहीं पी रहे थे, खूब शराब पी रहे थे, लेकिन इनके शराब को बैन कर रहे थे, कह रहे थे कि ये पाप है, ये शैतानिक है। हाँ, तो वो सिर्फ नशे के लिए नहीं था। राइस बियर या इस तरह की जो चीजें थी वो सिर्फ नशे के लिए नहीं, उससे उनकी कई सारी प्रैक्टिस जुड़ी थी। जैसे अगर वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो उसमें वो चढ़ावा चढ़ाते थे राइस बियर का, और हो सकता है उसमें कई सारे लोग कहते हैं कि मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, और वो सब खैर रिसर्च का विषय है। तो ये जो था एक ज्ञान का विषय था, औरतों का ज्ञान का विषय था राइस बियर बनाना, और एक कम्युनिटी माहौल देती थी। जब साथ औरतें मिली, कोई फेस्टिवल है तो बहुत सारी औरतें मिली और बड़ी तादाद में वो ये बना रहे हैं, तो उससे जो है एक कम्युनिटी फीलिंग आती थी और औरतों की एजेंसी स्थापित होती थी। जब इस चीज को बैन कर दिया, इस चीज को वर्जित कर दिया, तो समझिए कि वो पूरी परंपरा खत्म हो गई, वो पूरा नॉलेज सिस्टम खत्म हो गया, और ऐसे अनगिनत सारे नॉलेज सिस्टम है जिसको इन्होंने खत्म करने का काम किया। और जब मैं ये जब बार बार मैं मिशनरी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसको इस तरीके से समझिए कि मिशनरी या ब्रिटिश हुकूमत अलग अलग नहीं है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते रहे हैं। तो उसी के हित को ये साथ रहे हैं। जब अपनी एक कौम को इस तरीके से बना दो वो तुम्हें चैलेंज ना करे, जो कौम आज तक गुलाम नहीं रही थी उसको इस तरीके से बना दो जो तुम्हें चैलेंज ना करे, इसी का काम इन्होंने किया। राइस बियर कैसे बना, इस पे एक और लोक कथा बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक सौतेली माँ होती है जो अपने बेटे को बहुत प्रताड़ित कर रही होती है, तो और जब वो उसको जबरदस्ती खेतों पे काम करने के लिए भेज देती है, तो वो जब खाने में उसको जो है सड़ा हुआ चावल, 1-2 दिन पुराना चावल दे देती थी। तो जब खेत पे जाता था काम करने तो देखता था कि कैसे खाऊंगा, वो टांग देता था वहीं पे बिना खाए और भूखे लौट आता था। तो एक दिन उसने देखा कि कुछ बहुत ही अजीब सी खुशबू सी आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। तो उसने क्या है, तो उसने उस चावल को निकाला और उसे बहुत स्वादिष्ट, उसको लग रहा है स्वादिष्ट खुशबू है। उसने उसको चख के देखा तो बहुत अच्छा लगा उसको, और फिर उसने उस पुराने चावल जो कुछ दिन रखा होगा उसको खाना शुरू किया, और धीरे धीरे जो बहुत कमजोर सा हो गया था भूखे, वो धीरे धीरे मजबूत होने लगा। तो सौतेली माँ को लगा कि जो मेरा अपना बेटा है वो तो कमजोर हो रहा है, ये कैसे मोटा हो रहा है, जरूर कोई बात है। तो उसने एक दिन उसको पकड़ा और बोला कि क्या बात है बताओ तुम। तो वो अपने बाप और माँ को लेकर गया और उसने दिखाया कि ये ऐसा चावल है, इसको मैं खाता हूँ। तो जो उसकी माँ थी उस चावल को उसने टेस्ट किया तो लगा अरे हाँ ये तो बहुत अच्छा है। फिर उसको लेकर आई एक पोर्शन, और फिर धीरे धीरे उस औरत ने उसको डिस्टिल किया और उस चावल से उसने शराब बनाया, मतलब जो बियर है वो बनाया। तो एक तरह से समझिए कि जो नॉलेज था, जो यीस्ट जैसा जो बनता है, उससे जो बियर बनने की प्रक्रिया है वो औरत की के ज्ञान का स्रोत है।
और इस प्रक्रिया को पूरी तरीके से खत्म करके आपने एक ज्ञान परंपरा को उन्होंने खत्म कर दिया। समय शायद ज्यादा हो रहा है तो मैं जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक जैसे टैटू बनाना आदिवासी समुदायों में बहुत महत्वपूर्ण एक परिघटना होती है। उसके ऊपर एक लोक कथा है। उस लोक कथा से पहले मैं एक जिक्र करना चाहूंगा। अनुंगला जोई लुंगखुमेर है, उन्होंने एक किताब पब्लिश एडिट की है, मेनी दैट आई एम स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, वुमेन्स राइटिंग फ्रॉम नागालैंड। वो बताती हैं कि जब उनके गांव में पहली बार स्कूल खुला, वेस्टर्न एजुकेशन का स्कूल खुला, तो उनकी दादी जो छोटी थी वो गई, आओ समुदाय से आती, आओ नागा समुदाय से आती। वो जब स्कूल गई तो उनके चेहरे पे टैटू था, बहुत खूबसूरत टैटू होता है। तो जो उस स्कूल की प्रिंसिपल थी या कोई टीचर थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा चेहरा गंदा है, तुम सिनर हो, पाप मतलब सिन करने वाली हो, तुम लोगों का ये मतलब उसको बहुत बेइज्जत किया। तो वो दादी उनकी दौड़ती हुई गई, छोटी सी बच्ची थी, और अपने चेहरे को पानी से धोने का कोशिश की दाग को मिटाने के लिए। तो समझिए कि किस तरीके की प्रताड़ना थी। लेकिन उस संस्कृति में टैटूइंग का महत्व क्या है, इस पे छोटी सी कथा मैं सुनाना चाहता हूँ कि बहुत सारे ट्राइबल समुदाय में डोरमेट्री की व्यवस्था होती है। यहाँ पे लड़की जो यंग गर्ल्स एंड बॉयज हैं उनके लिए अलग अलग एक डोरमेट्री होता है, जहाँ पे उनको जिंदगी जीने के तरीके को समझाया जाता है, अपनी संस्कृति को समझाया जाता है, हथकरघा से लेके शिकार तक की चीजों को समझाया जाता है। उस डोरमेट्री उसी से आधारित ये कहानी है, जिसको कि बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस से हटा दिया गया इन सारे इंटरवेंशन से। एनीवे, उस डॉर्मेट्री की कथा है कि दो बहनें थी, बहुत गरीब परिवार से आती थी। तो जो छोटी बहन थी उसके पास कुछ गहने वगैरह नहीं थे, तो और जो लड़कियां थी जो अच्छे परिवारों से आती थी उनके पास अच्छे गहने थे, तो लोग उनको चिढ़ाते थे, अरे तुम्हारा गहना तो इतना खराब है। तो बहुत दुखी होती थी। उसने बड़ी बहन को कहा कि मुझे बहुत दुख होता है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं इस तरीके से। तो बड़ी बहन ने कहा कि अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो वो लोग एक दिन लकड़ी बीनने के लिए जंगल गए। तो जब वापस लौट रहे थे तो थक के एक पेड़ के ऊपर में बैठी, तो उसके जांघ पे जो है पेड़ के छाल से कुछ दाग सा लगा। तो बहन को कुछ सूझा और उसने उसका छाल निकाला, अपनी बहन को लेकर गई और उसने कहा कि थोड़ा दर्द हुआ है, काटा तोड़ा उसने, और उसने उसके शरीर पर टैटू बनाया। पहली बार उसकी बड़ी बहन ने वो टैटू बनाया। और जब वो अगले दिन डॉर्मेट्री गई तो सब देख के खुश हो गए, ये क्या है, ये क्या है, बहुत सुंदर है, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। और इस तरीके से उस समाज में टैटूइंग जो है सुंदरता का, इस रेफरेंस में कहें तो सुंदरता का एक प्रतीक बना कि आप एक ऐसी चीज को उन्होंने, कितना प्रोग्रेसिव है कि एक ऐसी चीज को उन्होंने ब्यूटी स्टैंडर्ड बनाया जो सबके लिए अफोर्डेबल हो, सब उसको हासिल कर सकते हो। बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच थी। अब इस परंपरा को किसी ने आके कह दिया कि ये सिन है, तुम खराब प्रैक्टिस कर रही हो। तो ये 17 मिनट हो गया है, तो मैं तो ये सारी चीजें मैं कहना चाहता था। और इंडिजिनियस मेडिसिन सिस्टम है, उसके ऊपर भी उन्होंने धीरे धीरे रोक लगाया। अब दो चीजें करके मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें छूट रही है लेकिन फिर भी सबके समय का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बुरा था, और ऐसा भी नहीं है कि अभी सब कुछ अच्छा हो रहा है जब हमारी अपनी सरकार है। ये दोनों चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हर संस्कृति में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी जिसमें समस्या होती है, और हर समाज अपने साथ साथ अपने समय के साथ उस चीज को बदलने की कोशिश करता है, बदलता है। इसका ये मतलब नहीं उसको बदलने के लिए आप उसकी पूरी पहचान को ही बदल कर रख दें। और इसीलिए और एक और फायदा क्या हुआ, जब हम जिस एजुकेशनल सिस्टम में अभी हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम में अभी हम हैं मॉडर्न एजुकेशन में, उसका क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ये पहले आ गया, उसका एक फायदा ये हुआ कि वहां फॉर्मल जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने जो शेष भारत के ट्राइबल समुदाय है उसके बनिस्बत पूर्वोत्तर के ट्राइबल समुदाय को ज्यादा एजुकेट कर दिया, इसलिए एजुकेशन के मामले में अभी आगे है। तो इसका एक सकारात्मक पक्ष हम कह सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होंगी जिसको उन्होंने रोका, तो आई थिंक थोड़ा बहुत सही होगा। और आज के दौर में अगर हम बात करें तो जो उपनिवेशवाद है, आज भी कई सारे ऐसे कानून हैं जो उस वक्त थे या बाद में भी आए, आजाद भारत में भी आए। तो आपका जैसे कानून है जो वहां पे अभी भी दमनकारी कानून है, वहां अभी भी लिमिटेशन लगाते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो फॉर्मल एजुकेशन है, जो हमारा आज का एजुकेशन है, वो भी जो आदिवासी एजुकेशन है उसको लिमिट करता है। कहता है कि जो तुम्हारा डॉर्मेट्री है वो अश्लील है, वो तो लोग वहां जाना छोड़ दिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस बंद हो गया। तो फॉर्मल एजुकेशन ने भी इन ट्राइबल समुदायों को कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित किया है।
ये सारी बातें हैं। मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि सांस्कृतिक उपनिवेशवाद एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पर बात करने के साथ साथ हमें ये जानना होगा कि इसका विरोध हम किसी भी नफरती सोच के साथ नहीं कर सकते हैं। हमें किसी धर्म से नफरत नहीं करनी है। हाँ, हमें आइडेंटिटी को सेव करते हुए उसको आगे बढ़ाना है। जो ट्राइबल समुदाय है उसकी समस्याएं और उसके मुद्दे शेष भारत के दलित समुदाय से अलग है, इसलिए उनके लिए संस्कृति और अस्मिता सब कुछ कम्युनिटी जीवन में वो जीते आए हैं और वही उनके लिए सर्वाइवल का मुद्दा रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें आगे चलना चाहिए और सांस्कृतिक उपनिवेशवाद के खिलाफ लिखना पढ़ना बोलना चाहिए। और अंत में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस शोध पत्र में जिनसे बातचीत के द्वारा मुझे बहुत कुछ समझने का मौका मिला। डॉक्टर वेनुसा देनी, डॉक्टर हमारी जमातिया, गबी दामिन, शिनोन लुंगलिंग और इवांजेलिन करीना नॉनक्लाउ और मनीषा वसेना, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इनसे बातचीत के दौरान मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।